नमस्कार, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो इज आवर डाउट्स ऑफ टुडे। मतलब कल हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी सीमा सिर्फ हमारे आज के संदेह ही तय करते हैं। बिल्कुल। और यूपीएससी की ये जो लंबी और कठिन यात्रा है, इसमें सेल्फ डाउट मतलब आत्मसंदेह एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। हाँ बिल्कुल। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, सेल्फ बिलीफ आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, यही वो औजार हैं जो इस बाधा को पार करने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली। तो आज 4 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा मकसद है कि यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए, ताकि हर पहलू हर न्यूआंस समझ में आ सके। हाँ, और आज हम कई इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर बात करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, काफी कुछ है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये जीएस पेपर 2 के लिए, जैसा आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसमें हम 3 मुख्य विषयों पर फोकस करेंगे। पहला है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गहरा होना, खासकर इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के संदर्भ में। अच्छा, तो ये फिलीपींस वाला एंगल क्या है अभी? देखिए, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर अभी भारत यात्रा पर हैं, अगस्त 4 से अगस्त 8, 2025 तक। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। पहली यात्रा? और कोई खास मौका? हाँ, ये यात्रा इंडिया फिलीपींस डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब राजनयिक संबंधों की 75th एनिवर्सरी 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। ओके, 75 साल। तो जाहिर है ये विजिट काफी सिग्निफिकेंट होगी। बिल्कुल। उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी आया है और फोकस एरियाज हैं डिफेंस, मैरिटाइम कोऑपरेशन, ट्रेड और रीजनल मुद्दे। डिफेंस और मैरिटाइम कोऑपरेशन, ये आजकल वैसे भी काफी अहम हो गए हैं इंडो पैसिफिक में। एग्जैक्टली। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से होनी है। वो बेंगलोर भी जाएंगे। तो इस विजिट को हम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख सकते हैं? ये पॉलिसी लुक ईस्ट कैसे अलग है? देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1990s में शुरू हुई थी, वो ज्यादातर इकोनॉमिक एंगेजमेंट पर फोकस थी। लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसे 2014 में लाया गया, वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें इकोनॉमिक एंगेजमेंट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और कल्चरल टाइज पर भी बराबर का जोर है। ये पैसिव से एक्टिव एंगेजमेंट की तरफ एक शिफ्ट है। और फिलीपींस के साथ ये पार्टनरशिप इसी एक्टिव एंगेजमेंट का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। और इस विजिट का टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये साउथ चाइना सी में पहले इंडिया फिलीपींस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज यानी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के साथ हो रहा है। पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, वाओ! कौन से शिप्स हिस्सा ले रहे हैं इसमें? भारतीय नौसेना के 3 जहाज INS दिल्ली, INS किल्टान और INS शक्ति इस समय मनीला में मौजूद है। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो भारत अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एक एक्टिव पार्टनर की भूमिका निभा रहा है रीजन में। प्रिसाइसली। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल सौदा। हाँ, ये तो काफी चर्चा में था। $375 मिलियन का सौदा है ना? 375 मिलियन US। हाँ, 2022 में इसे फाइनलाइज किया गया था और पहली खेप अप्रैल 2024 में फिलीपींस पहुंच भी गई। ये भारत का पहला सिग्निफिकेंट डिफेंस एक्सपोर्ट है। पहला बड़ा रक्षा निर्यात। ये भारत के लिए तो बहुत बड़ी बात है। फिलीपींस के लिए इसका क्या महत्व है? फिलीपींस के लिए ये उनकी कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगा। साउथ चाइना सी में जो हालात हैं उसे देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण डेटरेंट मतलब निवारक क्षमता प्रदान करता है। और भारत के लिए सिर्फ एक कमर्शियल डील तो नहीं होगी ये? बिल्कुल नहीं। भारत के लिए इसके कई स्ट्रेटेजिक मायने हैं। पहला, ये डिफेंस एक्सपोर्ट को एक फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल करने की शुरुआत है। अच्छा, विदेश नीति का एक उपकरण। हाँ। दूसरा, ये भारत के स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड करता है। तीसरा, ये दिखाता है कि भारत अपने मित्र राष्ट्रों की कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करने को तैयार है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब उनकी क्षमताओं को बढ़ाना। एग्जैक्टली। चौथा, ये रीजनल पावर बैलेंस को भी प्रभावित करता है। और पांचवा, ये भारत को एक उभरते हुए डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करता है। वो 375 मिलियन का आंकड़ा $375 मिलियन इस दिशा में एक मील का पत्थर है।
तो ये नेवल एक्सरसाइज और ब्रह्मोस डील ये सब साउथ चाइना सी में एक रूल्स बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर की बात से भी जुड़ते हैं। एब्सोल्युटली। ये दिखाता है कि भारत एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता है। भारत ने फिलीपींस की सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता और 2016 के आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अवार्ड का भी समर्थन किया है। वो अवार्ड जो फिलीपींस के पक्ष में आया था साउथ हाँ? चाइना सी डिस्प्यूट में। हाँ, वही। भारत यूएन क्लॉस यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के पालन पर जोर देता है। और भारत का इसमें अपना हित क्या है? भारत का 55% से ज्यादा ट्रेड 55% साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, तो वहां स्टेबिलिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भारत के लिए सिर्फ एक आदर्श नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। अच्छा, 55% ट्रेड, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, इसलिए भारत की ये भागीदारी एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, एक रणनीतिक आवश्यकता है। ये सब भारत के किन ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमवर्क से जुड़ता है? देखिए, ये एंगेजमेंट कई फ्रेमवर्क से जुड़ता है। पहला, जैसा हमने कहा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसका लक्ष्य आसियान देशों के साथ गहरा जुड़ाव है। दूसरा, सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो भारत को एक सहकारी समुद्री शक्ति के रूप में देखता है। सागर विजन। हाँ, और तीसरा, ये फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की अवधारणा से भी जुड़ता है, जिसे क्वाड देश भारत, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी सपोर्ट करते हैं। क्वाड का भी जिक्र आ गया, तो ये पार्टनरशिप एक तरह से रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काउंटरवेट का काम भी कर सकती है। पोटेंशियल तो है। ये दिखाता है कि इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका बढ़ रही है और देश भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने को तैयार हैं। तो आगे क्या उम्मीद की जा सकती है इस पार्टनरशिप से? वे फॉरवर्ड क्या है? काफी सहयोग और बढ़ सकता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR, और यहाँ तक कि जॉइंट डिफेंस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में भी कोलैबोरेशन हो सकता है। काफी संभावनाएं हैं। अब यूपीएससी कॉर्नर की बात करते हैं। प्रीलिम्स के लिए कौन सी की टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ? बिल्कुल, कुछ की टर्म्स हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन, UNCLOS संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि और साउथ चाइना सी। एस्पिरेंट्स को इनके बेसिक्स पता होने चाहिए। और मेंस के लिए कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन? हाँ, एक सवाल बन सकता है। एनालाइज द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, highlighting the significance of the growing India-Philippines strategic partnership, particularly in the context of defense cooperation and the rules-based maritime order in the Indo-Pacific. हाँ, अच्छा प्रश्न है। ये पूरे डिस्कशन को समराइज करता है। चलिए, अब इंटरनेशनल रिलेशंस के दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जो काफी चैलेंजिंग लग रहा है। हाँ, ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अंडर प्रेशर, मतलब दबाव में भारत की सामरिक स्वायत्ता, खासकर अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाने की चुनौती। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कॉन्टेक्स्ट ये है कि अमेरिका, स्पेशली ट्रंप प्रशासन, भारत पर रूस के साथ संबंधों को लेकर दबाव बना रहा है। किस तरह का दबाव? उन्होंने भारतीय निर्यातों पर 25% टैरिफ, 25% टैरिफ लगा दिया है, जो अगस्त 1, 2025 से प्रभावी हो गया है। 25% टैरिफ? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? ऐसे सीधे तौर पर भारत द्वारा रियायती रूसी कच्चे तेल, डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल और रक्षा उपकरणों, डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद से जोड़ा जा रहा है। मतलब रूस से तेल और हथियार खरीदने की सजा? इसेंशियली हाँ। ट्रंप ने तो एडिशनल पेनल्टी, अतिरिक्त दंड की चेतावनी भी दी है। उनके सलाहकार स्टीवन मिलर ने भारत पर रूस के युद्ध का वित्त पोषण करने का आरोप लगाया है। ये तो काफी गंभीर आरोप हैं। भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये एक मल्टी फ्रंट चैलेंज है, एक बहुआयामी चुनौती। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता की असली परीक्षा है। भारत को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, आर्थिक हितों और जियोपॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स, भू राजनीतिक अनिवार्यताओं के बीच संतुलन साधना होगा। इकोनॉमिक फॉलआउट क्या हो सकता है? रूसी तेल खरीदने से तो भारत को फायदा हुआ था, है ना? हाँ। अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बची थी, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में मदद मिली थी, लेकिन अब वो खतरे में है। अगर भारत रूसी तेल छोड़ता है तो अनुमान है कि इंपोर्ट बिल में 9 से 11 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। 9 to 11 बिलियन डॉलर्स। बाप रे, 9 to 11 बिलियन डॉलर्स। इसका असर तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा। बिल्कुल, कैड पर दबाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, और दूसरी तरफ
ये जो 25% अमेरिकी टैरिफ है, हाँ, उसका क्या असर होगा? इसका असर भारत के की एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर पड़ेगा। फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे जीडीपी ग्रोथ में 30 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी आ सकती है। 30 बेसिस पॉइंट्स, ये भी सिग्निफिकेंट है। क्या कुछ एजेंसीज के एस्टिमेट्स हैं इस पर? हाँ, बार्क्लेज, इलारा कैपिटल, आईसीआरए, मूडीज एनालिटिक्स जैसी एजेंसीज ने अपने एनालिसिस दिए हैं, जिनके अनुमान थोड़े अलग-अलग हैं, लेकिन सब मानते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा। तो ये तो हुआ इकोनॉमिक साइड। जियोपॉलिटिकल डायमेंशन क्या है इसका? जियोपॉलिटिकली ये एक टाइट रोप वॉक है। अमेरिका का लक्ष्य साफ है, वो चाहता है कि भारत रूस पर पश्चिमी देशों के रुख के साथ अलाइन हो जाए। लेकिन भारत और रूस के संबंध तो काफी पुराने और गहरे हैं। टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है, खासकर डिफेंस में। भारत के 50% से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रूसी मूल के हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम भी रूस से लिया है। हाँ, S-400 और ट्रेड? बायलैटरल ट्रेड $68 बिलियन से ज्यादा का है, $68 बिलियन। और ऊर्जा के क्षेत्र में रूस भारत का लगभग 40% तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, 40%। 50% डिफेंस, $68 बिलियन ट्रेड, 40% ऑयल। रूस को छोड़ना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, चीन को बैलेंस करना, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। तो यूएस का ये प्रेशर भारत के फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस को लिमिट करने की कोशिश है? हाँ, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्ता पर एक डायरेक्ट चैलेंज है। भारत का रिस्पॉन्स क्या रहा है इस पर? भारत की प्रतिक्रिया काफी नपी-तुली रही है। एक तरफ फॉर्मनेस दिखाई है, कहा है कि राष्ट्रीय हित में रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट्स भी किए जा रहे हैं। खबरें हैं कि सरकारी रिफाइनरियों ने कथित तौर पर नए रूसी तेल ऑर्डर देना रोक दिया है। अच्छा, तो मतलब एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को कैसे देखते हैं आप इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, ये दिखाता है कि मल्टी अलाइनमेंट या बहुसंरेखण की नीति अब कोई आरामदायक संतुलन नहीं रह गई है। इट्स इवॉल्विंग इनटू अ हाई स्टेक्स नेगोशिएशन। हाई स्टेक्स नेगोशिएशन मतलब अब इसमें टैंजिबल ट्रेड ऑफ्स शामिल हैं। भारत को यूएस टैरिफ्स की कॉस्ट और रशिया के साथ पार्टनरशिप के बेनिफिट्स को वे करना पड़ रहा है। ये एक कठिन कैलकुलस है। एनर्जी सिक्योरिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की रेजिलियंस और वल्नरेबिलिटी दोनों को उजागर करता है। रेजिलियंस इसलिए कि भारत ने तेजी से रूसी तेल की तरफ शिफ्ट किया जब जरूरत पड़ी, और वल्नरेबिलिटी इसलिए कि एक सिंगल जियोपॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल सोर्स पर इतनी ज्यादा निर्भरता जोखिम भरी है। सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा रहता है, इकोनॉमिक प्रेशर का खतरा रहता है। तो क्या करने की जरूरत है? इससे ये जरूरत और बढ़ जाती है कि भारत अपने एनर्जी ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करे, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर जोर देना और अपने फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करे। मतलब किसी एक सोर्स पर निर्भरता कम करनी होगी। कंक्लूजन क्या निकलता है इस सबका? वे फॉरवर्ड क्या है? कंक्लूजन ये है कि रूस के साथ संबंध छोड़ना भारत के लिए वायबल नहीं है, लेकिन अमेरिकी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करना भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो करना क्या होगा? एक मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। पहला, अमेरिका के साथ गहन राजनयिक वार्ता, डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट, ताकि कोई छूट मिल सके या कोई ट्रेड पैकेज नेगोशिएट हो सके। दूसरा अपनी प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजीज में टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स करना, जैसा शायद अभी हो भी रहा है। और तीसरा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देना, खासकर डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स में, ताकि बाहरी दबावों के प्रति रेजिलियंस बन सके। ठीक है, अब इस टॉपिक से जुड़े यूपीएससी कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं: स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्ता, मल्टी अलाइनमेंट, बहुसंरेखण, CATSA, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये अमेरिकी कानून है जिसके तहत रूस से रक्षा खरीद पर प्रतिबंध लग सकते हैं। और इंडियाज एनर्जी बास्केट, भारत की ऊर्जा टोकरी। CATSA का जिक्र भी जरूरी था यहाँ। और मेंस के लिए सवाल। मेंस के लिए एक प्रश्न हो सकता है: एग्जामिन द चैलेंजेस टू इंडियाज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी arising from balancing its relationships with the US and Russia. Discuss the economic and geopolitical implications of recent US pressures and suggest a viable way forward for India. Excellent question. ये पूरी complexity को कैप्चर करता है। चलिए अब इंटरनेशनल रिलेशंस के तीसरे और आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारे पड़ोस से जुड़ा है। हाँ, ये है अनरेस्ट इन द नेबरहुड, पड़ोस में अशांति, स्पेसिफिकली बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक परिवर्तन और भारत के लिए उसके निहितार्थ इम्प्लीकेशंस। बांग्लादेश में क्या हुआ है?
बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से काफी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ कर दिया गया है और अब उन पर उनकी अनुपस्थिति में ही क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और 2024 के छात्र विरोधों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की बात हो रही है। शेख हसीना पर मुकदमा, वो तो भारत में है शायद। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने भारत में शरण ली है। ढाका में स्थिति अभी भी काफी अनिश्चित है। एक नई छात्र नेतृत्व वाली पार्टी नए संविधान की मांग कर रही है। और सरकार कौन चला रहा है अभी? एक अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, जिसके प्रमुख नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस है, लेकिन उनके सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसी कई चुनौतियां हैं। ये तो काफी ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हैं। भारत के लिए इसकी क्या मायने हैं? स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स क्या हैं? भारत के लिए ये स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। ये न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकती है, बल्कि भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों के लिए भी सीधी चुनौती पेश करती है। कैसे? शेख हसीना के कार्यकाल में तो भारत बांग्लादेश संबंध काफी अच्छे माने जाते थे। बिल्कुल, उनके नेतृत्व में भारत बांग्लादेश संबंध एक स्वर्ण युग, गोल्डन एज में थे। अभूतपूर्व सहयोग देखने को मिला था। किस तरह का सहयोग? सबसे महत्वपूर्ण था सिक्योरिटी कॉपरेशन। हसीना सरकार ने भारत विरोधी विद्रोही समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने में बहुत मदद मिली। हाँ, ये तो बहुत क्रूशल था नॉर्थ ईस्ट के लिए। और दूसरा था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, खासकर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, सड़क, रेल, जलमार्ग। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ दोनों देशों के लिए फायदेमंद थे, बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रेट करने और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण थे। तो अब डर है कि ये सब रुक जाएगा? हाँ, ये पॉलिटिकल वैक्यूम इन सारे गेन्स को खतरे में डाल सकता है। और ये एक सबक भी है। क्या सबक? ये दिखाता है कि विदेश नीति अगर सिर्फ व्यक्तिगत नेताओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हो, तो वो कितनी वल्नरेबल हो सकती है। भारत को शायद ज्यादा रिजिलियंट, ब्रॉड बेस्ड इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स बनाने पर ध्यान देना होगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? ये भारत की प्राइमरी चिंता होगी शायद? बिल्कुल, सबसे बड़ी चिंता यही है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता रहती है या कोई ऐसा शासन आता है जो भारत के प्रति फ्रेंडली ना हो, तो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद और कट्टरपंथ फिर से सर उठा सकता है। सीमा प्रबंधन भी एक चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर्स लंबी और काफी हद तक पोरस बॉर्डर है। इसे मैनेज करना हमेशा मुश्किल रहा है। 4096 किलोमीटर्स काफी लंबी सीमा है। हाँ, अगर सिक्योरिटी कोऑपरेशन कमजोर पड़ता है तो इंसर्जेंट्स की आवाजाही, हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा, ये सब बढ़ सकता है। और मानवीय संकट का खतरा, माइग्रेशन का इशू। हाँ, वो भी एक बड़ा जोखिम है। अस्थिरता से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकता है, जिससे अवैध प्रवासन, इल्लीगल माइग्रेशन बढ़ सकता है, खासकर सीमावर्ती राज्यों वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में। इससे डेमोग्राफिक प्रेशर और सोशल टेंशन बढ़ता है। जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है इसका? क्या कोई बड़ा रीअलाइनमेंट हो सकता है? ये भी एक डर है। एक अस्थिर बांग्लादेश बाहरी शक्तियों, खासकर चीन और पाकिस्तान के प्रभाव के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। मतलब ढाका का झुकाव चीन पाकिस्तान एक्सिस की तरफ हो सकता है। ये एक पोटेंशियल सिनेरियो है जो भारत के पूर्वी किनारे पर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंज खड़ी कर देगा। इसे स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट की तरह देखा जा सकता है। ये तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता में भी बाधा डालेगा, क्योंकि बांग्लादेश कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण लैंड ब्रिज है। भारत का रुख क्या है अभी इस पर? इंडिया स्टांस? भारत अभी बहुत सतर्क है, डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इम्पैक्ट का असेसमेंट कर रहा है। शेख हसीना को शरण देने का फैसला भी मामले को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। भारत को ढाका में नई इंटरिम गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही डेलिकेट डिप्लोमेटिक बैलेंस साधना होगा। तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या है इस स्थिति में भारत के लिए? कंक्लूजन ये है कि बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। भारत को एक प्रोएक्टिव, नुआंस्ड और मल्टी लेयर्ड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स की जरूरत होगी। किस तरह का रिस्पॉन्स? इंटरिम गवर्नमेंट और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज करना होगा, कॉपरेशन के म्यूचुअल बेनिफिट्स पर जोर देना होगा। भारत को एक स्टेबल, पीसफुल और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का समर्थन करना चाहिए। साथ ही बॉर्डर मैनेजमेंट को और मजबूत करना होगा।
सर्विलेंस कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा और लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए एक ब्रॉड बेस्ड इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बनाना जो सिर्फ नेताओं पर निर्भर ना हो। ठीक है, अब यूपीएससी कॉर्नर फॉर बांग्लादेश, प्रीलिम्स फैक्ट्स। की फैक्ट्स हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर्स, 4096 किलोमीटर्स। कुछ प्रमुख कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे अगरतला अखौरा रेल लिंक और चतुग्राम मंगोला पोर्ट्स का इस्तेमाल और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी पड़ोस पहले नीति की अवधारणा। और मेंस के लिए एक सवाल हो सकता है, discuss the potential implications of the recent political transition in Bangladesh for India's security, particularly concerning the Northeast region and its neighborhood first and act east policies. What should India's diplomatic approach? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। तो ये था हमारा सेक्शन 1 इंटरनेशनल रिलेशंस पर। काफी कुछ चल रहा है दुनिया में। हाँ, बिल्कुल। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंडियन इकोनॉमी। ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, इंटीग्रिटी से जुड़ा, सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल, चुनावी सूची की पवित्रता और बिहार में चल रहा एसआईआर विवाद। एसआईआर ये क्या है? एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण। ये बिहार में जून 24, 2025 से शुरू हुआ है। अच्छा, तो इसमें विवाद क्या है? रिवीजन तो होता ही रहता है शायद। विवाद इसके टाइमिंग और तरीके को लेकर है। विपक्ष खासकर इंडिया ब्लॉक ने इसे लेकर संसद में हंगामा किया है। मामला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। आरोप क्या है? आरोप ये है कि ये रिवीजन एक्सरसाइज राज्य चुनावों से ठीक पहले पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसका मकसद कुछ खास वर्गों के वोटर्स, खासकर अल्पसंख्यकों और प्रवासी श्रमिकों को डिसइनफ्रेंचाइज करना, यानी मताधिकार से वंचित करना है। ये तो गंभीर आरोप है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का क्या कहना है इस पे? देखिए, यहाँ ईसीआई के मैंडेट और राजनीतिक आरोपों के बीच एक टेंशन है। ईसीआई का संवैधानिक कर्तव्य है एक शुद्ध और सटीक मतदाता सूची, एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल तैयार करना। हाँ, आर्टिकल 324 के तहत ईसीआई को सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की पावर है इलेक्शंस कंडक्ट करने और इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने की। बिल्कुल। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन और रिवीजन का लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ईसीआई का कहना है कि ये एसआईआर एक जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। जरूरी क्यों? ईसीआई का तर्क है कि बिहार में पिछला ऐसा इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था। तब से काफी बदलाव आए हैं। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा है, बहुत से युवा वोटर बने हैं, माइग्रेशन काफी हुआ है। तो लिस्ट को अपडेट और क्लीन करना जरूरी है। मृत मतदाताओं को हटाना, एंट्रीज को करेक्ट करना, डुप्लीकेट्स हटाना। प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। ईसीआई ने स्पष्ट किया है कि लगभग 3.5 मिलियन मतदाता अनट्रेसेबल पाए गए हैं। या तो वो माइग्रेट कर गए, या उनकी मृत्यु हो गई, या उन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया। 3.5 मिलियन, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन ईसीआई ने आश्वासन दिया है कि किसी का भी नाम बिना स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब एक तर्क संगत आदेश और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं हटाया जाएगा। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस यानी दावों और आपत्तियों के लिए भी एक विंडो दी गई है जो अगस्त 1 से खुली है। लेकिन विपक्ष के आरोप क्या है स्पेसिफिक, टाइमिंग के अलावा? विपक्ष का कहना है कि चुनाव के इतने करीब ये एक्सरसाइज करना ही सस्पिशियस है। आरोप है कि कुछ खास समुदायों के वोटर्स को आर्बिट्रेरली हटाया जा रहा है। एडीआर ने अपनी याचिका में इसे आर्बिट्रेरी और मौलिक अधिकारों, इक्वालिटी, लाइफ का उल्लंघन बताया है। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी चिंताएं हैं? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी गंभीर आरोप हैं। जैसे कथित तौर पर सिस्टमैटिक फ्रॉड की बात कही गई है कि बीएलओज ने बिना वेरिफिकेशन के थोक में फॉर्म अपलोड कर दिए। ये भी आरोप है कि पहचान प्रमाण के रूप में आधार या रेशन कार्ड को बाहर करने से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर अनुचित बोझ पड़ रहा है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इसके कई इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज और ईसीआई के बीच ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। दूसरा, चुनावी प्रक्रिया का जुडिशलाइजेशन यानी अदालती हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तीसरा, लॉन्ग टर्म में ईसीआई की ऑटोनॉमी पर सवाल उठ सकते हैं। और एक बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज भी है।
भारत जैसे देश में जहां इंटरनल माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, वहां एक्यूरेट वोटर लिस्ट मेंटेन करना कितना मुश्किल है। हाँ, ये दुविधा तो है। एक तरफ गोस्ट वोटर्स को हटाना है, दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना है कि जेन्युइन माइग्रेंट्स डिसएनफ्रेंचाइज ना हो। बिल्कुल, ये सिस्टमिक रिफॉर्म्स की जरूरत को भी हाईलाइट करता है, जैसे रिमोट वोटिंग की व्यवस्था, टेक्नोलॉजी का बेहतर इंटीग्रेशन। तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इस मामले में? देखिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये पूरी ट्रांसपेरेंसी, कंसल्टेशन और सेफगार्ड्स के साथ होना चाहिए, ताकि किसी भी एलिजिबल सिटीजन का वोट देने का अधिकार प्रभावित ना हो। चुनावी प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी और फेयरनेस को मजबूत करने की जरूरत है, और शायद एक व्यापक राष्ट्रीय संवाद की भी आवश्यकता है। प्रवासी मतदान, टेक्नोलॉजी का उपयोग और ईसीआई पर पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे बनाया जाए, इन मुद्दों पर। ठीक है, अब यूपीएससी कॉर्नर फॉर एसआईआर कंट्रोवर्सी। प्रीलिम्स फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इन दोनों एक्ट्स में अंतर पता होना चाहिए। और बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ बूथ स्तर अधिकारी की भूमिका। RPA 1950 deals with preparation of electoral rolls, while RPA 1951 deals with the conduct of elections, right? एग्जैक्टली। और मेंस के लिए क्वेश्चन। मेंस में पूछा जा सकता है, द रीसेंट कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR of electoral rolls in Bihar highlights the tension between ensuring the purity of the electoral roll and preventing the disenfranchisement of eligible voters. Critically analyze the issues involved and suggest measures to strengthen the credibility and fairness of the electoral process in India. अच्छा सवाल है। ये ECI की भूमिका और चुनौतियों पर फोकस करता है। चलिए अब सेक्शन 2 के दूसरे टॉपिक पर आते हैं, टैकलिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस, आर्थिक अपराधों से निपटना, और इसमें कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और ईडी की भूमिका। हाँ, ये मामला अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ADAG से जुड़ा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED, प्रवर्तन निदेशालय एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच कर रहा है। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इसमें? ED ने जांच तेज कर दी है और पहली गिरफ्तारी भी हुई है। पार्थ सारथी बिस्वल, जो बिस्वल ट्रेड लिंक PVTL के MD हैं, उन्हें PNMLA 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। अनिल अंबानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामला क्या है ये? फ्रॉड का मोडस ऑपरेंडी क्या था? ये काफी सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड लग रहा है। आरोप है कि BTPL ने रिलायंस न्यू बेस लिमिटेड, जो एक ADAG फर्म है, उसकी तरफ से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के एक टेंडर के लिए 68 करोड़ रुपए की नकली बैंक गारंटी, फेक बैंक गारंटी अरेंज की और जमा करवाई। 68 करोड़ रुपीस। 68 करोड़ की नकली बैंक गारंटी कैसे? आरोप है कि इस फेक गारंटी को सपोर्ट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के जाली एंडोर्समेंट्स और मनगढ़ंत ईमेल कॉन्फर्मेशंस का इस्तेमाल किया गया। फोर्ज्ड एंडोर्समेंट्स एंड फैब्रिकेटेड ईमेल्स, काफी प्लानिंग लगती है इसमें। हाँ, और इस सेवा के लिए BTPL को कथित तौर पर रिलायंस पावर लिमिटेड से 5.4 करोड़ रुपए का कमीशन मिला। 5.4 करोड़ रुपीस। 5.4 करोड़ का कमीशन। ईडी की जांच में BTPL के बारे में क्या पता चला है? ईडी को शक है कि BTPL एक शेल कंपनी है, 2019 में बनी, डिक्लेयर्ड टर्नओवर और ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ी है, अनडिस्क्लोज्ड बैंक अकाउंट्स हैं, डमी डायरेक्टर्स हैं, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स भी पूरे नहीं हैं। तो ये फाइनेंशियल ट्रस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैंक गारंटी को टारगेट करने वाला फ्रॉड है। एग्जैक्टली, और ये सिस्टेमिक रिस्क पैदा करता है। अगर बैंक गारंटी जैसी चीजें ही भरोसेमंद नहीं रहीं, तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकता है। इसमें ईडी की भूमिका क्या है? PMLA कैसे काम करता है? देखिए, ईडी भारत की प्रमुख इकोनॉमिक इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ये मुख्य रूप से 2 कानून लागू करती है, PMLA 2002 और FEMA 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ये मामला PMLA के तहत आता है। PMLA का प्रेडिकेट्स ऑफेंस मॉडल क्या है? ये केस उसका अच्छा उदाहरण है। ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW द्वारा दर्ज FIR से शुरू हुई, जो धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए थी। ये इनिशियल क्राइम प्रेडिकेट या स्केड्यूल्ड ऑफेंस कहलाता है।
ओके, तो पहले एक मुख्य अपराध होता है। हाँ, और जब ईडी को शक होता है कि इस प्रेडिकेट ऑफेंस से इलीगल पैसा, इलिसिट फंड्स जनरेट हुआ है, तो पीएमएलए उन्हें उस पैसे की लॉन्ड्रिंग की जांच करने का अधिकार देता है। इस पैसे को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, अपराध की आय कहते हैं। इस केस में वो 5.4 करोड़ रुपए का कमीशन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो सकता है। पीएमएलए के तहत ईडी की पावर्स क्या हैं? काफी व्यापक शक्तियां हैं। सम्मन जारी करना, तलाशी लेना, संपत्ति जब्त करना, सीजर, संपत्ति कुर्क करना, अटैचमेंट और गिरफ्तारी करना। ये एक 2 स्टेप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। प्रेडिकेट ऑफेंस की जांच दूसरी एजेंसी करती है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी करती है। ये मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सीरियस लैप्सेस की तरफ इशारा करता है। रिलायंस ग्रुप का कहना है कि वो खुद बीटीपीएल द्वारा की गई धोखाधड़ी के शिकार हैं। लेकिन ईडी का क्या मानना है? ईडी के इनिशियल फाइंडिंग्स इशारा करते हैं कि इसमें कोल्यूजन यानी मिलीभगत हो सकती है। बीटीपीएल के कुछ डायरेक्टर्स पहले रिलायंस ग्रुप से जुड़े रहे हैं। तो ये इंटरनल कंट्रोल्स, ड्यू डिलिजेंस, एथिकल स्टैंडर्ड्स पर सवाल खड़े करता है। हाँ, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंट बोर्ड द्वारा मजबूत ओवरसाइट, निगरानी, इन सिद्धांतों का कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हुआ लगता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात होती रहती है, कमिटीज भी बनी हैं। हाँ, कुमार मंगलम बिरला समिति जिसने क्लॉज 49 लाया, नारायण मूर्ति समिति जिसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और रिस्क मैनेजमेंट पर जोर दिया। लेकिन ये मामला दिखाता है कि सिर्फ कंप्लायंस काफी नहीं है। एक एथिकल कंडक्ट और रिगरस इंटरनल ऑडिट की कल्चर होनी चाहिए। तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या है इस तरह के व्हाइट कॉलर क्राइम से निपटने के लिए? कंक्लूजन ये है कि कॉम्प्लेक्स व्हाइट कॉलर क्राइम एक पर्सिस्टेंट चैलेंज है। ईडी जैसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इकोसिस्टम को मजबूत करना होगा। कॉर्पोरेशंस को खुद स्ट्रिक्ट इंटरनल ऑडिट्स और कंप्लायंस सुनिश्चित करना होगा। एससीआई जैसे पीएसयूज को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए बेहतर ड्यू डिलिजेंस करनी होगी। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सीबी, एमसीए को गवर्नेंस नॉर्म्स का सख्ती से इन्फोर्समेंट करना होगा। और शायद स्विफ्ट प्रोसिक्यूशन भी जरूरी है डिटेरेंस के लिए। एब्सोल्युटली। त्वरित और निर्णायक अभियोजन से एक मजबूत निवारक संदेश जाएगा और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। चलिए, यूपीएससी कॉर्नर फॉर दिस टॉपिक, प्रीलिम्स फैक्ट्स। की टर्म्स हैं पीएमएलए 2002, धन शोधन निवारण अधिनियम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी प्रवर्तन निदेशालय, प्रेडिकेट ऑफेंस, निर्धारित अपराध, इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। और एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, ये भी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स की जांच करता है। इसकी भूमिका ईडी से कैसे अलग है, ये पता होना चाहिए। और मेंस के लिए मेंस क्वेश्चन, डिस्कस द रोल एंड पावर्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी under the Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002 in tackling complex economic offenses like corporate fraud. Using a recent example, highlight the challenges in ensuring corporate governance and suggest measures for strengthening the regulatory framework. गुड वन। ये ईडी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों को लिंक करता है। तो ये था हमारा सेक्शन 2। अब सेक्शन 3 पर चलते हैं। सेक्शन 3 है Environment, Geography and Disaster Management. ये GS पेपर 1 Geography और GS पेपर 3 Environment, Disaster Management दोनों के लिए रेलेवेंट है। इसमें पहला टॉपिक क्या है? पहला है मैनेजिंग अर्बन फ्लड्स, शहरी बाढ़ का प्रबंधन, और हम वाराणसी के स्टडी को देखेंगे। वाराणसी, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, वहां बाढ़ आई है। हाँ, वाराणसी में इस समय भीषण बाढ़ आई हुई है। गंगा नदी खतरे के निशान, डेंजर मार्क, जो 71.26 मीटर्स है, उससे आधा मीटर ऊपर बह रही है। 71.26 मीटर्स? हाँ, आधा मीटर ऊपर? तो काफी इलाके डूब गए होंगे। बिल्कुल। शहर के बड़े हिस्से जलमग्न है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है स्थिति का। ये बाढ़ क्या सिर्फ भारी बारिश का नतीजा? यहीं पर बात समझने वाली है। ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये काफी हद तक ह्यूमन एक्शन से बढ़ी हुई आपदा है। मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स तो हैं, लेकिन सिस्टमैटिक और एंथ्रोपोजेनिक फेलियर्स भी हैं। एंथ्रोपोजेनिक फेलियर्स मतलब मानव निर्मित कारण, क्या है वो? सबसे बड़ा कारण है अनप्लैन्ड एंड अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, अनियोजित और अनियंत्रित शहरीकरण। नदियों के जो नेचुरल फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, बाढ़ के मैदान, उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है।
फ्लड प्लेन्स पर एनक्रोचमेंट से क्या होता है? फ्लड प्लेन्स पानी को सोखने का काम करते हैं, स्पंज की तरह। जब उन पर कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है और नदी के नेचुरल फ्लो में बाधा आती है। और ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है? वाराणसी का ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक अपर्याप्त और पुराना है। भारी बारिश होने पर वो ओवरलोड हो जाता है, जिससे गंभीर वाटर लॉगिंग यानी जल भराव होता है। एक और फैक्टर है, गंगा नदी जब उफान पर होती है तो उसकी सहायक नदियां जैसे वरुणा, उनमें पानी का उल्टा प्रवाह बैक फ्लो होने लगता है। इससे उन नदियों के किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ आ जाती है। तो ये मल्टीफैसेटेड प्रॉब्लम है। क्या इसके लिए कोई पॉलिसीज या गाइडलाइंस नहीं है? पॉलिसीज और गाइडलाइंस तो हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन जीएफसीसी भी है, लेकिन दिक्कत है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप की। मतलब नीतियां बनती हैं पर लागू नहीं होती। हाँ, खासकर लोकल लेवल पर इफेक्टिव एक्शन नहीं होता। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे फ्लड प्लेन जोनिंग, मतलब बाढ़ के मैदानों में कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना, ये कागजों पर तो है, पर इसका सख्ती से इन्फोर्समेंट नहीं होता। ये गैप ही जमीनी हकीकत और पॉलिसी के बीच की खाई है। इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है? इम्पैक्ट काफी गंभीर है। 60 से ज्यादा शहरी इलाके और आसपास के ग्रामीण गांव प्रभावित हुए हैं। करीब 6000 लोग 6000 पीपल यानी 1200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। 1200 फैमिलीज। 6000 लोग विस्थापित। कहाँ रह रहे हैं ये लोग? रिलीफ कैंप्स में शरण ली है। कृषि भूमि भी डूबी है। 327 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन, 327 हेक्टेयर्स, जिससे करीब 1500 किसान प्रभावित हुए हैं। 1500 फार्मर्स। फसल का नुकसान हुआ है, जिससे आर्थिक कठिनाई बढ़ेगी। और शहर में? शहर में ट्रांसपोर्ट बाधित है, लोगों के घर और दुकानें पानी में डूबे हैं। और सबसे बड़ा खतरा है वाटर बॉर्न डिजीजेज, जल जनित बीमारियों का फैलना। ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन सकता है। डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म कैसा रहा है? रिस्पांस में मल्टी एजेंसी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआर और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआर की टीमें तैनात हैं, लोगों को निकालने का काम कर रही हैं। जिला प्रशासन रिलीफ कैंप्स चला रहा है। 46 कैंप्स बनाए गए, जिनमें से 20 एक्टिव हैं। वहाँ शेल्टर, फूड, वाटर, मेडिकल एड दी जा रही है। हाई लेवल मॉनिटरिंग भी हो रही है। लेकिन क्या ये रिस्पांस काफी है? कोई क्रिटिसिज्म है? क्रिटिसिज्म यही है कि हमारा अप्रोच अभी भी काफी हद तक रिएक्टिव है। मतलब डिजास्टर होने के बाद रिस्पांस पर ज्यादा फोकस रहता है। प्री डिजास्टर मिटिगेशन यानी आपदा से पहले रोकथाम कम करने के उपायों पर ध्यान कम दिया जाता है। रिएक्टिव अप्रोच, बाढ़ आई, बचाव किया, राहत दी, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अनसस्टेनेबल है। हमें लॉन्ग टर्म रिस्क रिडक्शन पर फोकस करना होगा। तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या है अर्बन फ्लड से निपटने के लिए वाराणसी के स्टडी से सीखते हुए? ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि हमारे अर्बन सेंटर्स कितने वल्नरेबल होते जा रहे हैं, खासकर जब पुअर अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस हो। हमें रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच से शिफ्ट होकर लॉन्ग टर्म रेजिलियंस और रिस्क मिटिगेशन पर फोकस करना होगा। कैसे? क्या कदम उठाने होंगे? एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चाहिए। पहला, फ्लड प्लेन जोनिंग रेगुलेशंस का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, कोई ढिलाई नहीं। दूसरा, शहर के ड्रेनेज सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेडेशन। तीसरा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को अपनाना। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे शहर के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं, वेटलैंड्स हैं, ग्रीन स्पेसेस हैं, उनको रिस्टोर करना। ये नेचुरल स्पंजेस की तरह काम करते हैं। और चौथा, स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना। स्पंज सिटी, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है जिसमें शहर की सरफेसेस को परमिएबल बनाया जाता है, जैसे पोरस पेवमेंट्स, ग्रीन रूफ्स, रेन गार्डन्स, ताकि बारिश का पानी जमीन में सोख लिया जाए, रन ऑफ कम हो। साथ ही ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब यूपीएससी कॉर्नर फॉर वाराणसी फ्लड्स। प्रीलिम्स फैक्ट्स। की टर्म्स: एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फ्लड प्लेन जोनिंग, बाढ़ क्षेत्र जोनिंग और गंगा की सहायक नदियां, खासकर वाराणसी के संदर्भ में वरुणा और अस्सी। और मेंस क्वेश्चन,
मेंस में पूछा जा सकता है, अर्बन फ्लडिंग इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ मैन-मेड डिजास्टर एग्रेवेटेड बाय अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन. Analyze the causes and consequences of urban floods with reference to the recent Varanasi case study. Suggest a comprehensive strategy for urban flood management focusing on long-term resilience. गुड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। चलिए अब सेक्शन 3 के दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो पृथ्वी की अपनी उथल-पुथल से जुड़ा है। हाँ, ये है अर्थ्स फ्यूरी, प्रशांत अग्निवलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हालिया विवर्तनिक घटनाएं, टेक्टोनिक इवेंट्स। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ क्या हुआ है? हाल ही में एक ही दिन में 2 बड़े जियोफिजिकल इवेंट्स हुई हैं। पहला, रूस के कुरिल आइलैंड्स के पास 7.0 मैग्नीट्यूड का एक शक्तिशाली भूकंप आया। मैग्नीट्यूड 7.0। 7.0 मैग्नीट्यूड, काफी बड़ा भूकंप है। कोई नुकसान? सुनामी वार्निंग? हाँ, भूकंप के बाद रशिया के कमचाटका पेनिनसुले के लिए सुनामी वार्निंग जारी की गई थी। सुनामी वेव्स जनरेट होने का खतरा था। और दूसरी घटना? दूसरी घटना इंडोनेशिया में हुई। वहां का माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी फट गया। और ये कोई छोटा मोटा विस्फोट नहीं था। कितना बड़ा था? इससे निकला राख का बादल, ऐश क्लाउड, 18 किलोमीटर्स की ऊंचाई तक गया। 18 किलोमीटर्स। ये एक कलोसल ऐश क्लाउड था। 18 किलोमीटर्स? बाप रे! ये दोनों घटनाएं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में क्यों हुई? ये रिंग ऑफ फायर है क्या? देखिए, ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी पृथ्वी एक डायनामिक प्लैनेट है। इसका साइंस है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी। पृथ्वी का जो बाहरी कठोर हिस्सा है, लिथोस्फीयर, वो कई बड़ी और छोटी प्लेट्स में टूटा हुआ है जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। और रिंग ऑफ फायर? प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली लगभग 40,000 किलोमीटर्स 40,000 किलोमीटर्स लंबी एक हॉर्स शेप्ड बेल्ट है। ये पृथ्वी का सबसे ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। सबसे ज्यादा एक्टिव? मतलब दुनिया की लगभग 90% भूकंप, 90% और 75% से ज्यादा ज्वालामुखी, 75%, इसी बेल्ट में आते हैं। ये सब प्लेट्स की मूवमेंट और इंटरेक्शन का नतीजा है। तो कुरिल आइलैंड्स का भूकंप कैसे हुआ? कौन सी प्लेट्स इन्वॉल्व थीं? कुरिल आइलैंड्स एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर स्थित है जिसे सबडक्शन जोन भी कहते हैं। यहाँ पैसिफिक प्लेट, ओकोटॉस्क माइक्रोप्लेट, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का हिस्सा मानी जाती है, कि नीचे सबडक्ट कर रही है, यानी धंस रही है। सबडक्शन से भूकंप कैसे आता है? जब एक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है तो जबरदस्त फ्रिक्शन और स्ट्रेस बिल्डअप होता है। जब ये स्ट्रेस अचानक रिलीज होता है तो साइज्मिक वेव्स पैदा होती हैं, जिन्हें हम भूकंप कहते हैं। और इंडोनेशिया का ज्वालामुखी, वहां कौन सी प्लेट्स है? इंडोनेशिया भी एक सबडक्शन जोन पर है। यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। सबडक्शन से ज्वालामुखी कैसे फटता है? जब नीचे जाती हुई प्लेट गर्म मैंटल में पहुंचती है तो उसमें फंसा हुआ पानी रिलीज होता है। ये पानी ऊपर के मैंटल रॉक के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिससे मैग्मा बनता है। ये पिघला हुआ रॉक, मैग्मा, फिर ऊपर उठता है और सतह पर विस्फोट के रूप में बाहर आता है। अच्छा, तो पानी का रोल इम्पॉर्टेंट है मैग्मा बनने में? हाँ, सबडक्शन जोन वॉल्केनिज्म में पानी का रोल क्रूशल होता है। भूकंप और सुनामी का क्या कनेक्शन है? कुरिल वाले भूकंप से सुनामी क्यों आ सकती थी? सुनामी अक्सर बड़े अंडरसी अर्थक्वेक्स के कारण आती हैं। अगर भूकंप समुद्र के नीचे हो और उससे सीबेड का सिग्निफिकेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब समुद्र का तल ऊपर या नीचे खिसक जाए, तो वो पानी के एक विशाल कॉलम को डिस्प्लेस कर देता है। यही डिस्प्लेसमेंट सुनामी तरंगे पैदा करता है, जो किनारों की तरफ तेजी से बढ़ती हैं। कुरिल वाला भूकंप समुद्र के नीचे था और काफी शक्तिशाली था, इसलिए सुनामी का खतरा था। क्या हमारे पास सुनामी के लिए वार्निंग सिस्टम्स हैं? ये तो ट्रांसबाउंडरी हैजर्ड है। बिल्कुल, सुनामी एक सीमा पार खतरा है, इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। पैसिफिक ओशन के लिए एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम है पैसिफिक टुनामी वार्निंग सिस्टम, PTWS। प्रशांत, सुनामी चेतावनी प्रणाली, ये कैसे काम करता है? इसे यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन IOC के तहत चलाया जाता है और इसके 46 मेंबर कंट्रीज हैं। ये सिस्टम रियल टाइम डेटा शेयर करता है साइस्मिक स्टेशन से भूकंप का डेटा और सी लेवल गेजेस और डार्ट बुईज से समुद्र के स्तर का डेटा। डेटा आता कहाँ से है? एनालिसिस कौन करता है?
डेटा मेंबर कंट्रीज के मॉनिटरिंग स्टेशन से आता है। PTWC यानी पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर जो हवाई में स्थित है, वो इस डेटा को एनालाइज करता है और ज़रूरत पड़ने पर वार्निंग्स और एडवाइजरीज जारी करता है। इसे नेशनल सिस्टम्स जैसे रूस का अपना सिस्टम सप्लीमेंट करते हैं। ये सिस्टम इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन की पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ज्वालामुखी विस्फोट के खतरे क्या होते हैं ऐश क्लाउड के अलावा? वोल्केनिज्म के कई खतरे हैं। ऐश क्लाउड तो है ही, जो हवाई यात्रा को बुरी तरह डिसरप्ट कर सकता है, इंजन फेल कर सकता है। इसके अलावा पायरोक्लास्टिक फ्लोज होते हैं। ये गर्म गैस और वोल्केनिक डिब्रीज की बहुत तेज रफ्तार से बहने वाली धाराएं होती हैं जो सब कुछ जला देती हैं। लावा फ्लोज होते हैं और लहार्स होते हैं। ये ज्वालामुखी की रॉक और मलबे के साथ पानी मिलने से बनने वाले विनाशकारी मड फ्लोज होते हैं। बाप रे, काफी खतरनाक है ये सब। हाँ बिल्कुल। तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या है इन टेक्टोनिक इवेंट्स के संदर्भ में? कंक्लूजन ये है कि ये घटनाएं हमें पृथ्वी के डायनामिक जियोलॉजिकल प्रोसेसेस और उनसे जुड़े नेचुरल हैजर्ड्स के निरंतर खतरे की पावरफुल रिमाइंडर है। इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम तैयारी कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड यही है कि हमें साइंटिफिक रिसर्च में, रोबस्ट इंटरनेशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में, पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन में और प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स में लगातार इन्वेस्ट करते रहना होगा। एक होलिस्टिक और कोऑपरेटिव अप्रोच ही हमें इन खतरों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद कर सकता है। ठीक है। यूपीएससी कॉर्नर फॉर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रीलिम्स फैक्ट्स। ही कम्स। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत अग्निवलय, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज पता होने चाहिए। कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म और सबडक्शन का कॉन्सेप्ट। सुनामी, इसके बनने का मैकेनिज्म और पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम PTWS, प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली। और मेंस क्वेश्चन मेंस के लिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर and the science of plate tectonics that drives seismic and volcanic activity in this region. Discuss the associated natural hazards like earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions, highlighting the importance of international cooperation and early warning systems in mitigating their impact. वेरी रेलेवेंट। तो ये था हमारा सेक्शन 3। हमने काफी ग्राउंड कवर कर लिया आज। हाँ बिल्कुल। इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट तक। अब आता है हमारा सेक्शन 4, जो है एग्जाम प्रिपरेशन टूल किट। इसका उद्देश्य है जो हमने सीखा है उसे कंसोलिडेट करना, अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना और क्विक रिवीजन नोट्स बनाना। बिल्कुल। इसमें हम 2 चीजें करते हैं, डेली क्विज और रिवीजन फ्लैश कार्ड्स। तो पहले डेली क्विज। मैं 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ती हूँ। आप लोग मेंटली या लिखकर अपना आंसर सोच सकते हैं। रेडी? क्वेश्चन 1। द रीसेंट India-Philippines bilateral naval exercise took place primarily in which maritime region? A. Bay of Bengal, B. South China Sea, C. Arabian Sea, D. Indian Ocean. Okay. Question 2. The $375 million deal finalized between India and the Philippines in 2022 pertains to the export of which defense system? A. Tejas fighter jets, B. S-400 air defense system, C. BrahMos supersonic cruise missiles, D. Arjun main battle tanks. Got it. Question 3. The recent 25% tariff imposed by the US on Indian exports is primarily linked by the US administration to India's relations with which country? A. China, B. Iran, C. Pakistan, D. Russia. Question 4. The Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar is being conducted under the provisions of which article of the Indian Constitution and which Act? A. Article 326 and RPA 1951, B. Article 325 and RPA 1950, C. Article 324 and RPA 1950, D. Article 370 and RPA 1951. Okay. Question 5. The recent eruption of Mount Lovotobi-Laki, which sent an ash cloud 18 kilometers high, occurred in which country located on the Pacific Ring of Fire? A. Japan, B. Chile, C. Indonesia,
डी फिलीपींस। डन। ठीक है, तो अब मैं आंसर्स बता रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। प्लीज। 1B साउथ चाइना सी, 2C ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, 3D रशिया, 4C आर्टिकल 324 एंड RPA 1950, 5C इंडोनेशिया। होप एस्पिरेंट्स गॉट देम राइट। हाँ, उम्मीद है। अब आते हैं रिवीजन फ्लैश कार्ड्स पर। मैं की टर्म बोलूंगा और एक्सपर्ट उसका ब्रीफ डेफिनेशन या की फीचर बताएंगे। ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल है। रेडी। पहला टर्म स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता। ये किसी देश की अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता है, बिना किसी बाहरी शक्ति के दबाव के। दूसरा PMLL 2002 धन शोधन निवारण अधिनियम। ये भारत का प्रमुख कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध रूप से कमाए गए धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया को रोकने और उससे निपटने के लिए बनाया गया है। ईडी इसे लागू करती है। तीसरा ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। ये भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 324 के तहत इसे इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने और चुनाव कराने का अधिकार है। चौथा RPA 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ये कानून मुख्य रूप से मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण प्रेपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स से संबंधित है। पांचवा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट नीति। ये भारत की विदेश नीति है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ASEAN और पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। ये लुक ईस्ट पॉलिसी का अपग्रेड है। छठा फ्लड प्लेन जोनिंग, बाढ़ क्षेत्र जोनिंग। ये एक नॉन स्ट्रक्चरल फ्लड मिटिगेशन मेजर है जिसके तहत नदी के बाढ़ के मैदानों में भूमि उपयोग को रेगुलेट किया जाता है ताकि बाढ़ के जोखिम और नुकसान को कम किया जा सके। सातवां NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ये भारत की एक विशेषीकृत बल है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और बचाव कार्य के लिए जिम्मेदार है। आठवां पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत अग्निवलय। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक अत्यधिक विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है जहां दुनिया के अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। ये प्लेट सीमाओं का परिणाम है। नवां UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो दुनिया के महासागरों और समुद्रों के उपयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है जिसमें समुद्री सीमाएं, नौवहन अधिकार और समुद्री संसाधनों का प्रबंधन शामिल है। 10वां कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये उन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की प्रणाली है जिनके द्वारा किसी कंपनी को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। इसमें हितधारकों के हितों का संतुलन, पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल है। एक्सीलेंट लिस्ट फॉर रिवीजन। तो ये था हमारा प्रेपरेशन टूल किट। अब आज की चर्चा के की टेकअवेज को संक्षेप में देख लेते हैं, ऑडियो बुलेट पॉइंट्स की तरह। बिल्कुल। पहला टेकअवे, इंडिया फिलीपींस पार्टनरशिप मजबूत हो रही है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ ले जा रही है, जैसा ब्रह्मोस डील और नेवल एक्सरसाइजेस से दिखता है। दूसरा, भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दबाव में है। रूस के साथ संबंधों पर यूएस प्रेशर भारत को कठिन इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट करने पर मजबूर कर रहा है। तीसरा, पड़ोस में बांग्लादेश का ट्रांजिशन भारत के लिए महत्वपूर्ण सिक्योरिटी रिस्क्स, खासकर नॉर्थ ईस्ट के लिए, और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पैदा कर रहा है। चौथा, बिहार SIR विवाद, ECI की भूमिका, एक्यूरेट वोटर लिस्ट बनाने की चुनौतियों और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को रोकने की जरूरत और रिफॉर्म्स की आवश्यकता को उजागर करता है। पांचवां, कॉर्पोरेट फ्रॉड और ईडी की जांच, फाइनेंशियल क्राइम्स की कॉम्प्लेक्सिटी, PMLA के तहत ईडी की भूमिका और रोबस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्रिटिकल नीड को रेखांकित करती है। छठा, वाराणसी फ्लड्स, एक केस स्टडी है कि कैसे अर्बन फ्लड्स खराब प्लानिंग से बड़ी हुई मैन मेड डिजास्टर बन जाते हैं। मिटिगेशन और रेजिलियंस पर फोकस जरूरी है। और सातवां, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की घटनाएं, प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्ति, एसोसिएटेड हैजर्ड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वॉल्केनोज
और वार्निंग सिस्टम्स व इंटरनेशनल कोऑपरेशन के महत्व की याद दिलाती हैं। बिल्कुल। तो ये थे आज के मुख्य बिंदु। अब अंत में एक बार फिर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के कोट को याद करते हैं, The only limit to our realization of tomorrow is our doubts of today. हाँ, यूपीएससी की तैयारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, अपने संदेहों को अपनी सीमा न बनने दे। ये विस्तृत विश्लेषण जो हमने आज किया, वो न सिर्फ आपको परीक्षा के लिए तैयार करने में मदद करेगा, बल्कि दुनिया के जटिलताओं को समझने में भी सहायक होगा। इसे दोबारा सुनने से आपकी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होगी। बिल्कुल। और अगर आपको ये विश्लेषण, ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। एक्सक्लूसिव कंटेंट और हमसे जुड़ने के और तरीकों के लिए आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस चैनल को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स फीचर के जरिए अपना सहयोग दे सकते हैं। आपकी यूपीएससी यात्रा में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लगे रहिए। धन्यवाद।